इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। और हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic stock market indices gained more than 0.5%. Sensex closes at 71,848. Nifty settled at 21,659. India will be self-reliant in the pulses sector, says Union Cooperation Minister. And Union government shares 100% state GST, says Union Finance Minister. मुख्य घरेलू सूचकांकों में आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 71,848 और निफ्टी 21,659 अंकों पर बंद हुआ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा और वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को राज्य जीएसटी का पूरा भुगतान कर रही है। और आज की पहली खबर, देश के प्रमुख शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 491 अंक यानी 0.69% बढ़कर 71,848 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 141 अंक यानी 0.66% की तेजी के साथ 21,659 अंकों पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक 1.5% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में बढ़त 1.04% की रही। The key domestic stock market indices ended more than 0.5% up. The BSE Sensex rose 491 points, a 0.69% to finish at 71,848. Nifty also climbed 141 points, a 0.66% to close at 21,659. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 1.5% and the small-cap index gained 1.04%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 18 appreciated while 12 declined. Bajaj Finance surged 4.43%, NTPC climbed 3.54%, and IndusInd rose 2.88%. On the other hand, HCL Tech declined 1.24%, Ultratech Cement fell 0.95%, then Mahindra and Mahindra slipped 0.85%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 18 sectors gained while 2 witnessed losses. Realty surged 6.6% and utilities chipped 2.55%. Information technology, IT rose 2.1% and power gained 2%. On the other hand, auto lost 0.08% and metals did 0.03%. The overall market breadth was positive as shares of 2,509 companies appreciated while those of 1,346 companies declined. A total of 86 companies remained unchanged. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83.23 दर्ज की गई। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 102.29 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। और जैसा शेयर बाजार का हाल शर्मा जी हमने देखा कि साल की शुरुआत प्रॉफिट बुकिंग से हुई, लेकिन अब लगातार हम बढ़त का रुख बाजार में देख रहे हैं। कौन से ऐसे कारण आपकी दृष्टि में हैं जो बाजार को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं?
जी बिल्कुल। मार्केट्स में एक कंसोलिडेशन मोड है। मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट्स फिर वापस राइज करती हैं और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर आती है। तो एक रेंज बाउंड का सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में। और कुछ जैसे कोई आपने देखा कि कोई मेजर करेक्शन मार्केट ने नहीं ली है पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग मार्केट है इस टाइम पे। जैसे अर्जुन ने बताया कि ब्रेथ इज वेरी 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 पॉजिटिव एंड मार्केट्स आर मूविंग हेड। तो कारण यही है कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। और प्रॉफिट बुकिंग तो स्वाभाविक होती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर मार्केट्स आगे राइज करते हैं। तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन मार्केट्स में हो रही है और हम आशा कर सकते हैं कि मार्केट्स एक न्यू हाई भी आने वाले टाइम में बना सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम हमारी इकॉनमी में है और हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग है इस टाइम पे वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो बहुत सारी इकॉनमी जैसी हैं जो बहुत ही ऐसे स्लो डाउन में मोड में है। तो हम उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है। इंडिया के बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग इन हायर एंड हायर ट्रैजेक्टरी। सो आने वाले टाइम में भी मार्केट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगी और ये कंसोलिडेशन फेज है। इसमें मार्केट्स थोड़ा अप डाउन रहेंगी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर मार्केट्स में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो ये उस तरीके का कंसोलिडेशन जारी रहेगा। Dr. Sharma, today we saw the volatility index down by 6%, even though the market actually went up by 491 points on the Sensex. And what we have seen is the FIIs are once again the net buyers in the market, the DIIs the net sellers. No surprises there itself. But what is the volume of trade that we're seeing right now? What is the level of participation? Is it just FII, DII dominant, or do small investors also or have a chance to participate, the opportunity to participate in this market? Yes, this is the broad-based market actually. This is not run by any one segment, FII or DII or the retail investors, because markets are making new and new highs. And sometimes these are very, very volatile on the global cues. Like sometimes some news come from the global market that this is going to happen, and this is because lot of geopolitical developments are taking place each day. So that's why sometimes markets become very, very volatile. But in the Indian mood, like we have strong fundamentals and strong expectations from the growth trajectory. So in the Indian mode, markets are consolidating, and the participation is broad based, not run by any one segment, I would say. So markets are very, very strong at this juncture, and I believe some profit booking will be there, and some rise will also be there. So markets will be range bound for a few days. Then on great news, markets can make new highs if the inflation trajectory is stabilized and RBI also goes in a easier mode. Then there are expectations that markets will create again a great gung-ho in the street, and markets can make new highs. Well, the gung-ho is being done by the FIIs. So they've been short covering, dominating the buy position in the Sensex and Nifty that we can see. What is the futures and options market telling you about cash market positions for the week and the month itself? Yes, futures and options are, I think, these are creating the great volume actually, and options prices are at very, very high premium, because these are indicating that there will be a great momentum in the market. So if you consider the call option or the put option, then these are at a high premium. If the premium is high, a lot of people are buying the options because sometimes they shift from the cash market to the options market. So the great movement is expected in the coming times from the market, either profit booking or the upside. So that's why the option premiums are at very, very high level at this juncture. So before we go into any more further discussion, we have a short commercial break. So please stay tuned on Market Mantra. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। शर्मा जी, अगर हम शेयर बाजार की बात आगे करें तो अगर सेक्टर वाइज आप देखें तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स की दृष्टि से कौन से सेक्टर रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हर एक सेक्टर ही प्रॉमिसिंग है वैसे तो भारत का, क्योंकि इंडिया इज़ ए प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। हम एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है और हर एक सेक्टर हमारा बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की आप बात करते हैं तो उनको उन्हीं सेक्टर्स में जाना चाहिए जो कि भारत के फंडामेंटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत की ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा जो बहुत सालों तक चलेगा, बिकॉज हमारा एक लक्ष्य है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 तक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कंटिन्यू रहेगी। आपने देखा होगा कि कैपेक्स जो है, गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ये 3 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ आया, फिर 10 लाख करोड़ का लास्ट ईयर के बजट में था। इस साल एक्सपेक्टेशन है कि ये और भी ज़्यादा हो सकता है, 50-60% का इजाफा और हो, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो आगे जो एक लॉन्ग टर्म जो हमारा एक स्ट्रेटजी है, दैट इज टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं जो कि डेवलप इकोनॉमी के लिए चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होती हैं, नई नई ट्रेन शुरू हो रही हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट जो है, दिस इज़ नॉट फॉर 1 और 2 ईयर्स, ये लंबे समय तक चलेगी। और जो आने वाले जो 25 साल हैं, जो 2047 तक का जो हमारा ट्रैजेक्टरी है, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे फेवरेबल स्टॉक्स हैं रिटेलर्स के लिए, जिनके बारे में उनको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, फिर भी वो अपने एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। और दूसरा एक जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारे इससे जुड़े हुए शेयर्स हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जो है वो कंटिन्यूअस उसमें रहती है। और तीसरा जो बैंकिंग है, अगर हम ग्रो करेंगे, जैसे हम अभी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी इस साल में बन जाएंगे, तो उसके बाद हम 5 की बनेंगे, उसके बाद हम $10 ट्रिलियन की बनेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस है कि हम $30 ट्रिलियन की इकॉनमी भी बन जाएंगे 2047 तक। तो ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड होंगे हर एक साल, हर एक 2 साल के बाद, तो इससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। आप देखिए कि अभी हम 4 ट्रिलियन है, अगर हम 2030 तक जैसे कि प्रोजेक्शंस हैं कि हम $60 ट्रिलियन का इकॉनमी होगा, तो ऑलमोस्ट डबल होने जा रहे हैं अगले 7-8 साल में। तो उसी तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ मनी जो है, जो बैंक्स में जो सेविंग्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनमें भी बहुत तेज गति से बढ़ोतरी रहेगी। Sir, realty sector today went up by 7%. That's a huge jump in the cash market for this sector. What were the reasons? You spoke about fundamentals. What are the fundamentals with the realty sector? Yes, realty sector is now a very, very hot sector for the Indian economy, because during the last 1 year we have observed a great momentum in the realty sector because of the demand trajectory, because demand is happening, and there is resurgence in the real estate prices, and many flats are those flats were unsold earlier, now they are sold out. So new inventories are again on the thoughts of the builders. So that's why the trajectory of the shares is going up and up on the futuristic expectations that India is going to make a great growth trajectory in the coming times. By 2030, India will be a $7 trillion economy. So that's why the realty sector is moving up in a great momentum. There's a need and demand for housing. Yes, so yes. what about next week? My final question to you, how do you see the markets opening on Monday next? I see the consolidation, great consolidation, and markets will remain smooth in the next week. There is no great expectation that the markets. I don't see major correction, but as I said, that markets will be in the profit booking mode also and the buying mode also, because sometimes people enter in the market because they are waiting for the market correct by 100 basis point in the Nifty or 300-400 points in Sensex, then they will enter. So the great correction is not happening, and the people enter at the moment markets get take correction of 100 points. In fact, the markets have Yes. short recovered, Yes. short covered after the correction of 2 days trading. Let's have a look at the Yes, Asian yes. markets now. और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं।
एशिया के अधिकांश बाजारों में आज गिरावट का रुख दिखाई दिया। सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स दोनों में ही 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। जापान का निकेई 0.5% गिरा, जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में गिरावट 0.4% की रही। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स स्थिर रहा। यूरोप के बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान बढ़त देखी गई। फ्रांस के कैक में 0.4%, जर्मनी के डेक्स में 0.3% और लंदन के फुट्जी में 0.1% की तेजी चल रही थी। Let's have a look at the US stock market news now. All three major US stock market indices retreated further yesterday. The Nasdaq Composite Index fell more than 1%. The Nasdaq after declining 1.1%, the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both lost 0.8%. Dr. Sharma, we saw some correction in the US markets right now. Is that just temporary? Even though we are seeing the bond market relatively robust, at least maintaining the same levels of 4 to 5% return, the yield as far as the debt instruments are concerned. What's your take on the US stock market? Precious metals have been going up. Gold has gone above $2,000 per troy ounce. So it seems that the valuation in the US stock market is quite consistent and has maintained the same level. Yes, I would say that markets in US are also consolidating because now the US economy is it's stabilizing and there is no worries from the inflation side. Also, inflation is also stabilizing and the Fed is also taking a great pause. So going forward, I think markets will consolidate at this level. If some great news comes in the US, like the growth numbers are better in the coming quarters, then the markets can go up. But at this juncture, there is no worry to the markets in the US economy because the uncertainties are over and people are expecting a stable economy in the coming times. We're seeing the volatility index in both the Indian market and the US market at the same level, 14. Yes, volatility index is now stabilizing because earlier some worries were that because inflation was going up in the Indian scenario also, like the food prices were going up now, then there were some uncertainties that RBI may increase the policy rates, but that has not happened. So that's why the worries are over. I think now the markets are stabilizing. Volatility will also not be there if there is no any bad news from the global arena, like the geopolitical developments can linger anytime and they can deepen anytime. So that's why worries will remain. But at this juncture, the markets are seen consolidating at this juncture with more or less some profit booking and some again buying at the lower levels. जी शर्मा जी, लेकिन एशिया के ज़्यादातर देशों में, भारत के अलावा देखें जापान से लेकर सिंगापुर तक, सभी जगह आज गिरावट का रुख दिया रहा। तो ये एक अलग तरह का ट्रेंड हमें एशिया के ज़्यादातर देशों में क्यों दिखाई दिया? यस, ये आपको दिखाई देगा आने वाले टाइम में भी, बिकॉज वी आर डिकपलिंग फ्रॉम द ग्रोथ सिस्टम एंड द मार्केट सिनेरियोज फ्रॉम द अदर कंट्रीज। क्योंकि बहुत सारा जो आपने देखा होगा कि भारत के लिए तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, भारत के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत स्लो डाउन है, बहुत सारी इकॉनमीज अभी रिकवर नहीं कर पा रही हैं। अभी बहुत सारी इकॉनमीज ऐसी हैं जो प्री कोरोना लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, जो उनके ग्रोथ रेट्स थे उनसे ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। वो IMF डेट रिटर्न आल्सो, यस IMF के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो काफ़ी डेट GDP रेशो काफ़ी बढ़ गया है। उनके ऊपर जो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से उनके जो डेट सिनेरियोज हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। तो जो मोमेंटम है वो ऐसा ही रहेगा। एक जो कंसोलिडेशन है वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स में इस समय पे है। लेकिन भारत के लिए क्या है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे लिए हर दिन एक नया रूप लेके आता है, नया एक्सपेक्टेशंस लेके आता है, नई ग्रोथ लेके आता है। तो इसलिए हमारी जो मार्केट्स हैं वो comparatively बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आउट परफॉर्मिंग। We will continue this discussion on the global stock market indices. Before that, we'll take a short commercial break. So please stay tuned on Market Mantra. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. We're discussing about the global stock markets. Let's have a look at the currency market. The US dollar index is at 102.35. It has been stable. It has not fallen below 100. What is the secret behind the US dollar currency strength despite a fiscal and a trade deficit in the US? Yes, because US majorly the transactions are taking place in the dollar actually internationally, and we are also great buyer of US dollar because our major transactions are also in the US, and US economy is stabilizing. That is the number one support to the US dollar, because now the inflation is stabilizing and Fed is pausing, so the growth is expected in the coming times that growth will again move up and US economy will become strong. So if the economy is going to become strong and US is the dominating economy in the currency market, so that's why the dollar is stabilizing and getting strength comparatively. जी, और चलते हैं दालों की खबर भी जान लेते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 2027 तक दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मूंग और चने के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आज भी देश अन्य दालों का आयात कर रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल का आरंभ करने के बाद यह बात कही। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान भारत को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2013-14 में दालों का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख टन हो गया। श्री शाह ने किसानों से NCCF और नेफेड के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छा सरकार का मुहिम है कि दालों के क्षेत्र में जो आयात है उसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए और भारत आत्मनिर्भर हो जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है, और क्योंकि हम अग्रेरियन इकॉनमी है, हम खेती प्रधान देश हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हम आत्मनिर्भर कम इन चीज़ों में हों, दालों में हम जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऑब्जर्व करें कि पीछे के 4-5 साल में जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो 3% से ज़्यादा रहा है, जो कि पहले बहुत सारे सालों में नहीं हुआ। कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर 3% से ज़्यादा ग्रो करना एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो किसान भाई हैं, वो बहुत अच्छे से मेहनत करके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और प्रोडक्टिव सेक्टर बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की बात है, तो हमारा, और आपने एक्सपोर्ट भी देखे होंगे कि एक्सपोर्ट जो है $30 बिलियन से $40 बिलियन हुआ, फिर $50 बिलियन हुआ। लास्ट ईयर हमने $53 बिलियन का एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स में। एक बहुत बड़ी बात है कि हम हर एक साल 10-12 बिलियन डॉलर का इजाफा जो है अपने एक्सपोर्ट्स में करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसको मीट अप करने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं, खास करके दालों के ऊपर जो जिनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक बहुत अच्छा ये कदम है। In more news, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the Union government has been sharing 100 SGST revenues to the states, flagging off the Viksit Bharat Sankalp Yatra rally in Chennai today. The minister said that Tamil Nadu had received 6,23,700 crore rupees through direct taxes since 2014. She said that in Chennai alone, 38,000 people benefited through the Ujjwala scheme. The minister listed out the various schemes implemented by the centre to all the sections of the society. Ms. Nirmala Sitharaman said that 1.25 crore Jan Dhan accounts were created in the state so far. The finance minister said that collateral agreement free loans were given for Mudra, Stand Up India and PM Swanidhi schemes. The minister said that 2.67 crore Mudra loans were distributed in the state. Under the PM Swanidhi scheme, 79,300 street vendors benefited in the state, in which 67% are women. She said that in Tamil Nadu, 6 lakh people have enrolled for the Jeevan Jyoti scheme.
In more news from the international front, China's state-run Global Times has praised India's remarkable progress across economic governance and foreign policy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. और चलते हैं सराफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए समाचार तैयार किए जाने तक सोना 151 रुपए की तेजी के साथ 62,658 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 169 रुपए गिरकर 72,164 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक सोना $2,075 और 80 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $24 1 सेंट प्रति औंस पर चल रही थी। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, सोने कितनी अच्छी खबर है लोगों के निवेश के लिए? देखिए, सोने में जो आने वाले टाइम में है वो बहुत तेजी रह सकती है, क्योंकि सोना किसी एक फैक्टर से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। खास करके जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, उसके ऊपर वो सोने के प्राइसेस को बहुत अच्छे से तय करते हैं। और मेरे ख्याल से जो जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो सोने में आने वाले टाइम में अच्छी बढ़त रहेगी। So if you look at physical gold, this is on the spot delivery gold where the prices are 62,658 rupees per 10 grams. But those who have invested in the sovereign gold bond scheme have really benefited from the capital appreciation. Yes, because that is a great win-win situation. If the gold prices are not increasing, then they also provide the interest on the your money invested. So I think that is the win-win situation for everyone, and people must invest in the sovereign gold bonds if they really want to invest in gold for the longer period of time. And what is your take on silver? Silver always follows the gold prices. If the gold is going up, and then the silver also follows the same league, and silver prices will also remain intact in the coming times. Yeah. So before we go into discussion on anything else, let's have a look at the crude oil market. Oil prices rose around 1% today in intraday trade. Brent crude was trading at $78.90 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $73.46 per barrel when reports last came in. You're seeing a drop in oil prices right now, especially with US now the global leader in oil production after Saudi Arabia, 14 million barrels per day. How is that the case now? I think because the nature of crude is always volatile, and prices remain volatile. But going forward, I think as the global growth is projected lower as compared with the previous year, so I don't see a major surge in the crude prices. Crude prices will remain at a lower level and not that much volatile in the coming times. Yeah. And how much of it is being imported into India? Yes, because we are the net importer, that and our demand trajectory is very, very high as compared with many economies. So we are looking at the longer term trajectory that we must become the self-reliant, and we will enhance our domestic production also. So that will take time, but our efforts are intact, and I think our bill will be reduced in the coming times. Yes. जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शर्मा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। Thank you. Key domestic indices gained more than 0.5%. Sensex closes at 71,848. Nifty settled at 21,659. India will be self-reliant in pulses sector, says Union Cooperation Minister. And Union government shares 100% stake, GST, says Union Finance Minister. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.